हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई एम रूपम जकारा, इंग्लिश एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर। ऑलराइट, सो सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे मेरे साथ यहाँ पर। और आज के इस सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेकर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ी हूँ। जैसे कि हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो आपका सबसे बड़ा जो कंसर्न रहता है वो आपका रहता है बच्चों, किसको लेकर? वो आप लोगों का रहता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, राइट? आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। और वो ये रहता है कि मैडम हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर हम क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अच्छा, आप लोग ना पढ़ाई पर ध्यान दो अभी, ठीक है? अभी पढ़ाई की बातें चल रही हैं तो अभी सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे, बाकी और कोई बातें नहीं इधर उधर की। देखो ध्यान से सभी बच्चे। सो जब हम बात कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ऑब्वियसली आप जानते हैं टू अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज। जो भी लिखा गया है पैसेज में, वो लिखकर जो लिखा है उसको मैंने पढ़ा तो मैं समझ में आ गया, दैट इज व्हाट कॉम्प्रिहेंशन इज। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे टॉपिक्स आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, किस तरह का कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये सारी जितनी भी जानकारी हो सकती है अनसीन पैसेज के बारे में, वो सारी जानकारी लेकर यहाँ पर मैं आपके साथ इस सेशन में जुड़ी हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएं। ठीक है, शुरुआत करेंगे कि किस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व करना है। बिकॉज आरसी इज ऑब्वियसली वेरी इट इज नॉट डिफिकल्ट, आई मस्ट से। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? लेट मी टेल यू कि ये डिफिकल्ट नहीं है, बट ये हमें लगता है, ठीक है? स्टूडेंट्स कई बार इस चीज को देखते हैं और सोचते हैं कि मैम ये तो बड़ा मुश्किल है और ये हमसे नहीं हो पाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना। तो अभी देखते हैं सभी के बारे में सारी जानकारी करेंगे, मतलब आप लोगों से बातचीत करूंगी मैं उसके बारे में। तो लेकिन उसके पहले मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, जरा इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, या फिर क्या हमारा तरीका होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। उसके पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, एक छोटा सा डिस्कशन उसका भी कर लेते हैं। उसके बारे में बात करूंगी, करम कम्बोज, अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फिर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है मिल जाएंगे आपको, परेशान ना हो। यस, सो व्हाट इज, अच्छा, आप जितने भी आपके डाउट्स हैं ना वो आप जरा यहाँ पर पोस्ट कर दीजिएगा, फिर वन बाय वन मैं वहीं से आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हुई चलूंगी। देखिए सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज होता है, उसमें आपको पढ़ना होता है पैसेज को, और पैसेज को पढ़कर आपको कुछ सवाल पूछे गए होते हैं जो कि पैसेज पर ही बेस्ड होते हैं, तो आपको उन दिए गए सवालों का जवाब देना होता है, ठीक है? अब ये पैसेज कैसा हो सकता है, इस पैसेज पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारे डिस्कशन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ करूंगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ, बिल्कुल आपकी नीड को ध्यान में रखते हुए ही मैं यहाँ पर आप लोग के साथ ही लेकर आई हूँ सेशन। क्या कह रहे हैं? खुसर पुसर क्या कर रहे हैं? हाथ धो गई भाई आप लोगों से। थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दे लिया करो। देखो इधर, चलो। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब तक अपने पूरे पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, तब तक जाहिर सी बात है आप दिए गए क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? पैसेज क्या होता है ये तो मैं अभी आप लोगों से बता ही चुकी हूँ, आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि पैसेज इज बेसिकली एक या दो पैराग्राफ्स होते हैं, उनको आपको पढ़ना होता है और उनके बेसिस पर आप लोगों को सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है? राइट, ओके फाइन, चलो। सो अब तरीका क्या होता है पैसेज को पढ़ने का? देखिए, अगर हम लोग बात करें, अगर जिस तरीके से, क्योंकि ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो आज ही हम लोग कर रहे हैं,
इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग अपने एकेडमिक ईयर्स से करते हुए आए हैं, राइट? ये बात आप सभी जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कोई हम आज पहली बार नहीं कर रहे हैं या अभी हमारे इन्हीं एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं। पहले भी जब हम 11th 12th 9th 10th में थे तब भी हमसे इस तरह के क्वेश्चन हमारे सब्जेक्टिव लैंग्वेज पेपर में पूछे जाते थे, ठीक है? तो हम लोग बहुत तरीके से इन क्वेश्चन से वाकिफ हैं। तो होता क्या था कि पहले पैसेज होता था, उसके बाद आंसर क्वेश्चंस होते थे, हमें उनके आंसर करने होते थे। तो हम क्या करते थे कि हम सीधा पैसेज पढ़ते थे, ठीक है? पैसेज पढ़ने के बाद हमें क्या करना होता था, पैसेज पढ़ने के बाद हम सीधा क्वेश्चंस पढ़ते थे और फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़कर अपने क्वेश्चन के आंसर हम लोग कर दिया करते थे, ठीक है? इसी तरह की जो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम थी यहाँ पर थोड़ा, तो इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी मैं, और कुछ नहीं। बाकी अब आप ध्यान से जरा यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। आप लोग अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत करो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक बार आप चीजों को मिस करोगे तो फिर आप मिस कर ही दोगे फिर, ठीक है? फिर वापस वही प्रॉब्लम पूछोगे। तो इट्स बेटर कि अभी थोड़ा सा अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो इस चीज को पढ़ो, ध्यान से समझो जरा, राइट? तो पहले वो एक डायरेक्ट अप्रोच हुआ करती थी जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप पहले पैसेज पढ़ें, पैसेज के बाद आप क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन पढ़कर आप आंसर करें, आप उसको आसानी से आंसर कर जाएंगे। बट क्योंकि जैसे कि आपको सिर्फ प्री तो देना ही नहीं है, आपको मेंस भी देना है ना? और मेंस में कई बार क्या होता है कि आपको 2 पैसेज देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें 2 पैसेज एक साथ ही सॉल्व करने को मिल जाए तो ये चीजें थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती हैं। और जब टाइम टेकिंग हो जाए चीजें और हमें विद इन टाइम काम करना हो तो उसका मतलब ये है कि हमें थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो वो स्मार्ट अप्रोच क्या है? ये जो डायरेक्ट अप्रोच के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वॉइस में कुछ इशू है क्या? साउंड में प्रॉब्लम है? साउंड में प्रॉब्लम है? अच्छा, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। टाइप का साउंड इशू है। कह रहे हैं कि वॉइस कट के आ रही है, क्लियरली ऑडिबल नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरह से आप लोग पढ़ेंगे अपने पैसेज को। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच अपना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, राइट? अभी तो ठीक आ रही है आवाज, ठीक है? आई डोंट नो, कह रहे हैं कट रही है आवाज, अभी भी कट रही है। क्योंकि आज तो हमारी क्लास से डिस्टर्ब होती रहेगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब तो सब ठीक है आई गेस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू लेट मी नो, जरा बताओ मुझे कि अब ठीक है आवाज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। अब सब ठीक है? यस, ओके गुड। सो अब सब ठीक है, अब गड़बड़ का पता लग गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताएं जरा जल्दी से, एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? आई गेस आई एम। अब सब ठीक है, अब बफरिंग नहीं होगी, अब सब ठीक है? ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट। चलो, सो अब हमें ये देखना है कि हमें पैसेज को किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि हमें अपने पेपर में समय को बचाकर चलना है, ठीक है? हमें अपने पेपर में समय को बचाना है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली द अनसीन पैसेज वी हैव टू सॉल्व, देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस, है ना? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर ही होते हैं, जैसे कि आपका पैराजंबल होता है, वो भी टाइम टेकिंग होता है, क्लोज टेस्ट भी टाइम टेकिंग होता है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। यहाँ पर चीजों को पढ़कर
आपको समझना होता है, उसके बेसिस पर ही आप लोग ऑप्शंस को चूज करते हैं, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसे में जहां भी आप अपना समय बचा सकते हैं आपको बताना चाहिए, आपका माइंड बचाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपको किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस। आई सजेस्ट कि ये चीजें एकदम से यूं ही एक्सपर्टीज आपको नहीं मिल जाएंगी इसमें, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं अभी भी आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोग डायरेक्ट अप्रोच से करें, लेकिन जैसे ही आप 2, 3, 4, 5, 6 जब आप मतलब इस तरीके के अनसीन पैसेजेस सॉल्व कर लोगे, देन यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से मैम ने एक्सप्लेन किया था। और फिर आपको करना क्या होगा, यू विल बी रीडिंग क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने होंगे, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड से मेरा सिंपल मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड्स, ठीक है, राइट आप लोग क्या करोगे, आप लोग कीवर्ड्स फाइंड करोगे। फाइंड करने से मेरा मतलब है ऑब्वियसली आप उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते, मार्क नहीं कर सकते, कहीं नोट डाउन कर सकते हो तो वो एक अलग चीज है, रफ पेपर को आपको मिलता है वहां पर वो कर सकते हो। लेकिन उससे भी बेहतर मैं आप लोगों को ये ऑप्शन दूंगी कि भाई आप क्या करो कि अपने दिमाग में कहीं ना कहीं इन चीजों को रिटेन कर लो, ठीक है। दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यू हैव टू रीड द पैसेज एज फास्ट यू कैन। एज फास्ट एज यू कैन का मतलब ये है कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर इज एम आर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। यहाँ पर आपको शब्दों पर ध्यान देना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि क्या कहता है, ठीक है। अगर बीच में आपने एक तरीके से कहो कि टेंस पर ध्यान नहीं दिया, वर्ब पर ध्यान नहीं दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। आपको यहाँ पर ध्यान देना है उन कीवर्ड्स पर जो उस पर्टिकुलर पैसेज में यूज किए गए हैं और फिर उनसे एक प्रॉपर एक तरीके से पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है कि एक्चुअली उसमें लिखा क्या गया है। फिर देखो आगे कहता है क्या, रिकन्फर्म द आंसर, मतलब बेसिकली क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस देखने हैं, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन में जो भी लगता है कि ये आपका आंसर हो सकता है उसको एक बार जल्दी से रिकन्फर्म कर लें। उसके बाद इफ यू डोंट फाइंड द आंसर, अगर लगता है कि नहीं यार मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो या तो उसको अगर लग रहा है कि एक बार और 2 लाइनें पढ़ के बात बन रही है तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार नहीं बात बन रही, स्किप दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पर कसम खा के मत बैठ जाओ कि जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसा करोगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और पेपर में 1 मिनट क्या मैं तो कहूंगी कुछ सेकंड्स भी वेस्ट करना पाप है और आप लोग पाप नहीं करोगे, है ना। चलो खैर आगे देखो, आगे देखो, आगे कुछ और बातें हैं जो यहाँ पर आप लोगों को से उसे करनी है एंड दैट इज टाइप ऑफ पैसेजेस, ठीक है। तो किस तरह के पैसेज आपके पेपर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जो भी पैसेजेस आपके पेपर में आप लोगों से पूछे जाएं, याद रखना कि पैसेज में एक एक लाइन जो लिखी गई है वही आपके लिए सच है। अपनी तरफ से कोई और नॉलेज ऐड करके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को करना बिल्कुल गलत होगा, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। पैसेज में जो लिखा गया है उसको ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन के बेसिस पर आप लोगों को आंसर करना बता चल जाएगा किस तरीके से क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, उसी के बेसिस पर आप लोगों को पैराग्राफ्स में ढूंढ कर आप आंसर कर लें। यू विल इजीली लोकेट द थिंग्स। बेसिकली ऐसे पैसेजेस जो आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, आई मीन ऐसे क्वेश्चंस नॉट पैसेजेस, ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपके पैसेज बेस्ड होते हैं उनको आप सीधा पैसेज में लोकेट करके उनके आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, उनको कैसे आंसर करना है वो भी बताऊंगी आगे, लेकिन राइट अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के पैसेजेस हमसे हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे पैसेजेस जो हमारे सोशल साइंस से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं। ह्यूमैनिटीज के बेसिस पर हम लोगों से कई बार पैसेजेस पूछ लिए जाते हैं। बैंकिंग और इकोनॉमी, क्योंकि जाहिर सी बात है बैंकिंग एग्जाम है तो ये बहुत ही फेवरेट रहता है एग्जामिनर का, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नैरेटिव और लिटरेरी बेसिस पैसेज जो होते हैं वो बहुत कम ही से ही पूछे जाते हैं, बट पूछे जा सकते हैं, बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। आगे बात करें एनवायरमेंट रिलेटेड पैसेजेस बहुत सारे पूछे जाते हैं। अभी हमारे बहुत सारे एग्जाम्स जो थे वो लाइंड अप थे। अगर आप लोगों ने एक छोटा सा एक आइडिया वहां से लिया हो तो हमारे IBPS क्लर्क, IBPS PO मतलब मेंस तो भी होने वाला है, प्री की अगर मैं बात करूं, SBI PO प्री की बात करें तो हमने इनमें देखा कि इनमें बहुत सारे पैसेजेस पूछे गए और जो एक ओवरऑल जिस्ट में आप अगर आपको बताना चाहूं तो वो जनरली आपके जितने भी टॉपिक्स पर आपका ये पैसेज था वो आपका या तो वाटर से रिलेटेड था या फिर आपका फार्मिंग से रिलेटेड था या फिर किसी तरीके से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ था एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और एक और चीज जो वहां पर नोटिस की गई थी वो क्या था, आपका कोविड। तो आजकल कोविड भी क्योंकि पूछा जा सकता है और जाता है, कई बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोविड से भी आपका पैसेज हो सकता है।
ठीक है, तो यही सारे कुछ एक तरीके से मोटा मोटा एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको करके बताया कि आपके पैसेज का जो टॉपिक हो सकता है वो कहाँ से हो सकता है। ठीक है, इसमें भी अगर मैं आपको ज़्यादा चांसेस वेटेज बताऊं तो वो आपका ये हो गया एनवायरमेंट। ठीक है, फिर है आपका ये सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में आपके एजुकेशन, आर्ट्स, म्यूजिक वगैरह वगैरह इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, राइट। बैंकिंग और इकोनॉमी ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से टॉपिक, बट यस ये इस तरह के टॉपिक्स आपके मेंस में या तो पूछे जाते हैं आपसे ज़्यादातर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सेबी जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अगर आप एक स्पेलिंग को लेकर एक पूरे टॉपिक में अटक रहे हो, एक स्पेलिंग को लेकर पूरे टॉपिक में, पूरे अनसीन पैसेज में जो 10 नंबर का होता है, 10 मार्क्स का होता है मिनिमम मान के चलूं तो 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं अनसीन पैसेज से जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में। और ऐसे में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक स्पेलिंग पर अटक गए हो तो मैं क्या कहूं तुम्हें यार, है मैम व्हाट इफ अगर आरसी में से कोई एक स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा है और उसकी वजह से पूरा आरसी उलझ गया है, तो उस टाइम क्या करें भाई? कॉन्टेक्स्ट पढ़ने का आपको बताते हैं कि कई बार शब्द समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, स्पेलिंग नहीं बदल जाता, वो वर्ड है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर कोई भी वर्ड है और अगर उस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता, जो कि जनरली आपको देखने को मिलेगा, तो 2-4 लाइनें पढ़ लो, उसके रेफरेंस में पढ़कर समझ लो कि इसका मीनिंग ये हो सकता है क्या। एक पैसेज के चक्कर में अगर पूरे 10 क्वेश्चन को आप छोड़कर आ रहे हो, इसका मतलब ये क्या है? ये तो प्योर स्टूपिडिटी है, एंड यू आर नॉट स्टूपिड। थोड़ा कॉमन सेंस हम में है, ऊपर वाले ने दिया है, हम उसका यूज करेंगे। हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, उसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर थोड़ी ना सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, है ना? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, है ना, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आगे मैं यहाँ पर अब आप लोगों से बात करूँ किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। आपके जो पैसेज होता है उसके बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैं मोटा मोटा डिवाइड करना चाहूँ इस चीज को कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से आपके पैसेज में पूछे जाते हैं, तो ये होते हैं आपके 3 तरह के क्वेश्चन। ठीक है, पहला होता है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जो सीधे सीधे होते हैं आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको फर्स्ट पैसेज में या सेकंड पैसेज में कहीं ना कहीं वो सेम लाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप उन लाइनों को वहां से पढ़िएगा और आप इजीली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर जाओगे। तो ये आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आप ये मान के चलें कि अगर मैं आपकी सेबी एग्जाम के बारे में बात करूं तो अगर आपके पैसेज से आपसे पूछे जा रहे हैं मान लीजिए 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपके ये कह सकते हैं आप कि 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ये आपके हो जाएंगे सीधे के सीधे आपके कैसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऑथर ने अगर ये लिखा है, ठीक है, तो इसका एक तरीके से कहो कि इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, फिर इसके क्या डिमेरिट्स हैं, ये सारी चीजें वहां पर पैसेज में लिखी गई होंगी। आप वहां से पढ़कर सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी इजी टू आंसर। दूसरे होते हैं आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ये महाशय शायद अटक गए होंगे जो अभी यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आपको यहाँ पर क्या समझ कर चलना है कि जो आपके वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस को नहीं, बाकी सभी क्वेश्चंस को भी आपको ये सोचकर आंसर करना है कि इस पैसेज में जो लिखा गया है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सिर्फ और सिर्फ वही नॉलेज है, उसके अलावा आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आप ये सोचकर दिए गए क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर वर्ड का आंसर आपको तो पता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम जो भी आपसे पूछा गया है आपको वो आता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि पैसेज में उस पर्टिकुलर वर्ड को किसी और तरह से यूज किया गया होगा। जैसे अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो आपके जितने भी एग्जाम्स में भी आप लोगों को बता रही थी कि अभी जो हुए हैं प्री एग्जाम्स, आईपीएस क्लर्क, पीओ और एसबीआई पीओ के जो प्री एग्जाम्स के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो इन एग्जाम्स में क्या है ना बच्चे कि बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स आप लोगों से एज उनके सिनोनिम और उनके एंटोनिम पूछे गए। जैसे रन का सिनोनिम पूछा गया था और की का सिनोनिम पूछा गया था, वाइंड या विंड, आई गेस विंड का आपसे सिनोनिम पूछा गया था। तो क्या ये वर्ड मुश्किल है? नहीं, ये वर्ड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पैसेज में किस तरह से यूज किए गए हैं इसका आंसर आपको इस तरीके से आपको दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना था, है ना। ठीक है, इस तरीके से आपको उन वर्ड्स का मीनिंग बताना था। तो याद रखें कि आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि पैसेज में उसे कैसे यूज किया गया उसी के बेसिस पर आप आंसर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स यहाँ पर बताए हैं, आप लोगों को जरा पढ़ लेते हैं इनको क्या लिखा गया है।
कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया या फिर प्राइमरी पर्पस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। अब कहीं पर भी किसी भी लाइन में आपको सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया इस पैसेज का क्या है ये लिखा हुआ आपको उस पैसेज में नजर नहीं आएगा। सो यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी क्विकली, बहुत जल्दी आप इस तरीके से पैसेजेस को पढ़ो ताकि आपको एकदम आप पढ़ोगे ना तो आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीजें इस बारे में कही गई हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए गए होते हैं तो ऑप्शन से आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे, कुछ ऑप्शंस देखकर आप आंसर कर दोगे, ठीक है, राइट। आगे देखिए लिखा गया वोकैब बेस्ड क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। फिर आते हैं आपके इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। अगेन इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी काफी मुश्किल होते हैं और इनको भी आप यूं ही आंसर नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आपको पूरे पैसेज का आइडिया नहीं लगेगा, जब तक आपके पास पूरे पैसेज का जस्ट नहीं होगा तब तक आप दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, आप सभी को क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार पैसेज तो आपको पढ़ना ही होगा, लेकिन एटलीस्ट जैसे ये मान के चलो, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग पैसेज पढ़ो ही मत, पैसेज तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, सेंट्रल थीम वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, तो पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कोई यहाँ ऐसा कोई मैं झूठ नहीं बोल सकती कि भाई तुम बिना पैसेज पढ़े तुम लोग क्वेश्चन के आंसर कर जाओगे। क्यों, तुम लोग क्या अंतर्यामी हो क्या, नहीं पता ना कि पैसेज में क्या लिखा है, पढ़कर ही पता चलेगा ना। लेकिन इतना जरूर मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि जैसे मान लो कि आपके पैसेज में आप लोगों से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन वही बात, आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो हो गए आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये मान के चलो कि मिनिमम मान के चल रही हूँ मैं, मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन कैसे हो गए बच्चे, मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन हैं आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे गए हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो आप विद इन नो टाइम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर आपने 50% यहीं पे कवर कर लिया तो क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये तो मैं कर चुका, वाओ आधा तो मैं कर चुका, बस यही तो क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब उन 5 में से भी जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे करके आओगे, हो सकता है कि आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो। 5 करो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ जनरली जो मैं एक्सपेक्ट करके चलती हूँ, जो बच्चे ज़्यादातर एक तरीके से कहो के अटेम्प्ट करते हैं इस तरह के जो आपके सेंट्रल थीम या फिर इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से अगर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन, कोई 2 कोई 3 कोई 4, 5 के 5 बहुत कम बच्चे करके आते हैं जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके होते हैं, या फिर वो जो भगवान नाम पे जिसकी गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, वो वाले होते हैं। राइट। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली ध्यान से सुनिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि आधा तो आपने कर लिया, तो इससे आप नर्वस नहीं होंगे, और एक बार अगर आप नर्वस हो गए पेपर में तो फिर अपने आप को नॉर्मल करना, बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इस तरीके की चीजों को समझ कर चलें। वेल, आगे बात करते हैं ऑथर के एग्रीमेंट के बारे में कि ऑथर ने इस बारे में जैसे लिखा, किसी भी टॉपिक के बारे में वो लिख रहा है, ठीक है, तो कि आप अपनी इस मतलब ऑथर की कही हुई बात से कितना एग्री करते हो, नहीं करते हो, फिर ऑथर क्या अपनी ये जो बात इसमें कोई और इंस्टेंस अगर उसमें दिया गया है तो उससे आपसे पूछेगा कि क्या ऑथर इस चीज से एग्री कर रहा था कि नहीं कर रहा। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आपके मेथड और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। सिंपली ये आपसे टोन वगैरह पूछ रहे होते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है अनसीन पैसेजेस पर। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। और एक और चीज मैं यहाँ पर मैं लिख कर भी लाई हूँ स्पेशली इस चीज को, प्लीज concentrate and do not rely too much on your prior information and knowledge about the given topic। किसी भी टॉपिक के बारे में आप कितना जानते हैं, इस बात को प्लीज बिल्कुल भी ज्यादा मिक्स एंड मैच मत कीजिएगा पैसेज में क्या लिखा गया है उससे। पैसेज में जो दिया गया है वही आपके लिए सच है, उसी को सच मानकर आपको दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है, दैट्स इट। एंड हियर आर फ्यू पॉइंट्स जिससे कि आप अपनी एक तरीके से कहो कि रीडिंग स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो, और ज़रूरी आप लोगों के लिए इसीलिए है क्योंकि अगर आप एकदम से पढ़ोगे तो एकदम से कोई बाबा नहीं हो, कृष्ण भी नहीं हो जो आप एकदम यूं ही पढ़ ले जाओगे, ठीक है। तो आपको चीज़ों को करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो उस समय को अपने आप को दें, ठीक है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। देखो ज़रा लिखा गया है फोकस ऑन 3 to 4 वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर सेंटेंस दिया गया है उसमें जो भी 2-4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को फोकस करके ही पढ़कर चलें, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, टाइम योर रीडिंग स्पीड,
देखें कि आप कितना समय ले रहे हैं एक पैसेज को पढ़ने में, या कितना वक्त आप ले रहे हैं, और फिर धीरे धीरे आपको उस समय को डिक्रीज करना है। ठीक है, हो सकता है अभी एक पैसेज को कवर करने में आप 5 या 10 मिनट ले लें। ठीक है, राइट। तो आपको धीरे धीरे इस चीज़ को क्या करना है बच्चे, धीरे धीरे इस चीज़ को समझ कर चलना है। फिर आगे बात करते हैं आइडेंटिफाई द मेन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का जो मेन पंच है वो कुछ लाइनों में ही लिखा गया होता है और उसी के इर्द गिर्द सारा पैराग्राफ घूम रहा होता है। तो आपको उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगेन फिर मैं यही बात बोलूँगी कि आपको पढ़ पढ़ कर ही सारी चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एकदम ऐसे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी हो जाएगा और आप एकदम तूफानी हो जाओगे। नो, थिंग्स विल टेक टाइम। यू कैन मार्क द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, पॉइंट्स और सेंटेंसेस। आप क्योंकि ऑनलाइन पेपर आपका होता है, आप उसमें ऐसा कर नहीं सकते, और कहीं लिखने बैठोगे अगर रफ पेपर पर भी तो फिर भी ये कैसा होगा, ये आपका टाइम वेस्टिंग वाला पोर्शन हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, आप इन चीज़ों को, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, की वर्ड्स हैं, उनको यहाँ दिमाग में रखो। फिर लिखा गया है व्हाइल रीडिंग मूव योर आइज फास्ट। आंखों का खेल है। ठीक है, यहाँ वहाँ ऐसे उंगली रख के तो पढ़ नहीं सकते, तो आंखों से ही पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को घर से ही करनी होगी, पेपर में बैठ कर नहीं होगी। आफ्टर फिनिशिंग एन आर्टिकल, मैं 5 मिनट में ओवर ही कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द PDF। हाँ, कुछ इशू की वजह से हमें अभी तुरंत ही सेशन को वाइंड अप करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो इसका PDF जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा सब कुछ तो वहीं से आप ले लीजिएगा। ऑलराइट, इतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। सारा सिस्टम बंद करने तो सब हो जाएगा। रन।